नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जहांगीर आपका एनकेएस बायोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्रकाश संश्लेषण, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज हम इसकी मेन स्टेप पढ़ेंगे, कौन सी वाली? डार्क रिएक्शन, अप्रकाशिक अभिक्रिया, जो सनलाइट की प्रेजेंस में तो नहीं होती, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्रकाशिक अभिक्रिया हुई थी उसके उत्पाद यहाँ रिक्वायर्ड होते हैं। उन उत्पादों की क्या होती है, यहाँ पर जरूरत होती है। तो पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा ये पार्ट चल रहा है, कौन सा पार्ट? 5th चल रहा है। किसका? प्रकाश संश्लेषण का पार्ट 5th। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, इधर एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक टॉपिक आया अपना रसापरोसरणी, मतलब कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। बेटा एनसीईआरटी क्या करी, पहले टुकड़ों में छोटी छोटी चीजों को बांट रही है और फिर वहां जोड़ेगी। तो हम इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके थे, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड पढ़ चुके थे। अब ये सिंपल सी बात करें, ये कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या बताती हैं? ये बताती है कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे कहां पर हो रहा है, और साथ में दोनों फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड थाइलेकोइड में अरेंज है, वो बताती है। देखते हैं। आइए अब हम समझने का प्रयास करें कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे संश्लेषित होते हैं, और इस प्रक्रम का वर्णन रसोपरासरणी परिकल्पना द्वारा कर सकते हैं। श्वसन की भांति ही प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी का संश्लेषण एक झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है। मतलब H+ यदि अंदर है तो वो बाहर जाएंगे, H+ बाहर से अंदर जाएंगे तो ADP कन्वर्ट होगा किसमें? ATP में कन्वर्ट होगा। यहां पर यह झिल्लिकाएं थाइलेकोइड होती हैं। थाइलेकोइड में जो प्रोटॉन है वो अंदर से बाहर जाएंगे, ये चीज भी बोल रहा है। यहां पर एक अंतर यह है कि प्रोटॉन झिल्लिका के अंदर की ओर अर्थात अवकाशिका में संचित होता है, और श्वसन में याद रखना, श्वसन में प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर झिल्ली अवकाशिका में संचित होता है। बेटा याद रखना, यहाँ तो लुमेन में है और वहां पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब इलेक्ट्रॉन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुजरता है। आइए यह समझें कि किन कारणों से प्रोटॉन प्रवणता झिल्लिका के आर पार होती है। हमें पुनः उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन के सक्रियता और उनके परिवहन के समय संपन्न हुई थी, ताकि उन चरणों को सुनिश्चित किया जा सके जिनके कारण प्रोटॉन प्रवणता का विकास होता है। अब यहां पर चलते हैं, जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है। देखिए बेटा, एनसीईआरटी का डायग्राम ये जो आपको दिखाया हुआ है ना, ये है क्या? मैं बता चुका हूं। ये डायग्राम हमारा, मान लीजिए ये थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड है और ये थाइलेकोइड की ल्यूमेन है। तो यही डायग्राम तो दिया हुआ है, ये है थाइलेकोइड की ल्यूमेन, ये पूरे थाइलेकोइड की ल्यूमेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है थाइलेकोइड की। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। इन्होंने मिलकर बनाया यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड, यहाँ बनाया फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब क्या होता है? फोटो सिस्टम सेकंड, जैसे ही सनलाइट आती है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से होता हुआ साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसाइनिन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास में, और यहाँ चला जाता है NADP+ के पास में और बनता है NADPH। तो यहां पर इस दौरान जो ये H2 है, H2O टूटता है ऑक्सीजन में, H+ में और इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन तो यहां आ जाते हैं इसकी कमी को पूरा करने के लिए है, लेकिन H+ कहां गए? ल्यूमेन में। बाहर से H+ कहां गए? ल्यूमेन में। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन ही नहीं लेता, ये H+ लेता है। इलेक्ट्रॉन H+ बनकर क्या बनाता है? PQH। H वापस से यहाँ आ जाता है, तो ल्यूमेन में इधर से भी H+ आया, इधर से भी H+ आया, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इस प्रकार बाहर से इलेक्ट्रॉन ल्यूमेन में बढ़ते जाते हैं। तो H+ की कंसंट्रेशन कहाँ होती है? ल्यूमेन में। अवकाशिका में H क्या है? H+ उच्च हो जाते हैं, H+ की सांद्रता बढ़ जाती है। अब ये यहाँ पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, जिसके थ्रू H+ को बाहर निकाला जाता है। यहां से H+ बाहर निकलता है और ADP+ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर बनाते हैं ATP। तो ये एक हमारा क्या है? कीमोऑस्मोटिक थ्योरी है, जो ये बताती है कि क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड में एटीपी का निर्माण किस तरह से होता है। और ये थाइलेकोइड झिल्ली थी और बाहर वाला क्या है? स्ट्रोमा है। इस तरह से बहुत सारे थाइलेकोइड इस तरह से अरेंज होते हैं। ये थाइलेकोइड इस तरह से अरेंज होते हैं। तो ये एक थाइलेकोइड का डायग्राम था। अब आगे चलिए,
देखिए, चूंकि जल के अणुओं का विघटन झिल्लिका के अंदर की तरफ होता है, याद रखना अंदर की तरफ होता है, अतः जल के विघटन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन अथवा प्रोटॉन थाइलेकोइड की अवकाशिका में संचित होते हैं। एक तो इस कारण से H+ बढ़ा। दूसरा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के माध्यम से गति करता है तो प्रोटॉन झिल्लिका के पार चला जाता है। क्या है भाई? प्रोटॉन झिल्लिका के पार मतलब अंदर चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही जो कि झिल्लिका के बाहर की ओर स्थित होता है, यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित नहीं करता, बल्कि यह हाइड्रोजन वाहक को देता है। हाइड्रोजन वाहक कौन होता है? PQ H+ लेता है और इधर से इलेक्ट्रॉन आता है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? PQH एक हाइड्रोजन वाहक है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय अणु स्ट्रोमा से प्रोटॉन को लेता है और जब यह अणु अपने इलेक्ट्रॉन को झिल्ली के भीतर की ओर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है, तब प्रोटॉन अंदर की ओर अथवा झिल्लिका की अवकाशिका की ओर मुक्त होता है। तो PQH इलेक्ट्रॉन को तो आगे मूव करता है और H+ को अंदर डाल देता है। तो एक तो यहां से H+ बढ़ गया, एक H+ यहां से बढ़ गया। अब दूसरा देखो, अब अंदर के H+ जो बाहर निकल कर आए हैं, तो बाहर H+ बढ़ने चाहिए थे, लेकिन उनकी कमी का उनको क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। कैसे कम कर देते हैं? ये जो H+ यहां आया है, इसको NADP इलेक्ट्रॉन प्लस H+ हाइड्रोजन बन गया और बनाते हैं NADPH। तो बाहर H+ क्या होते रहते हैं? कम होते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंदर क्या थे? ज्यादा। तो इनमें डिफरेंस क्रिएट होता रहता है। यही देखो, अब NADP रिडक्टेज एंजाइम झिल्लिका के स्ट्रोमा की ओर होता है और फोटोसिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन NADP+ को NADPH+ में अपचयित करने के लिए अवकाश आवश्यक होता है और प्रोटॉन स्ट्रोमा पीटिका से ही आते हैं। प्रोटॉन कहां से आए? स्ट्रोमा पीटिका, जो बाहर वाले हम बोल रहे हैं ना स्ट्रोमा थाइलेकोइड, उससे ही आते हैं। तो यहां तक हमने कीमोऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ी। अब ये ATP कैसे जनरेट होता है? इधर से H+ जाएगा। ये ATP सिंथेटिस एंजाइम की स्ट्रक्चर है जिसमें दो पार्ट होते हैं, ये वाला F0 और ये वाला F1। यहां से H+ जाते हैं और इस तरह से ADP कन्वर्ट होता है किसमें? ATP में। देखिए इधर, अतः क्लोरोप्लास्ट में स्थित स्ट्रोमा में प्रोटीन की संख्या घटती है। स्ट्रोमा में क्या होगी? प्रोटॉन की संख्या घट जाएगी। बताया था मैंने आप लोगों को, प्रोटोन की संख्या क्या हो जाती है? यहाँ कम हो गई। यहाँ H+ की जो संख्या है वो क्या हो गई? कम हो गई। H+ कम हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ यूज कर लिए जाते हैं। घटती है, जबकि ल्यूमेन में अवकाशिका में प्रोटॉन का संचय होता है। इस प्रकार थाइलेकोइड की झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता मतलब क्या होता है? डिफरेंस है। और साथ ही ल्यूमेन में pH भी कम हो जाता है। जहां H+ होंगे वहां ल्यूमेन में pH क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमारे लिए प्रोटॉन प्रवणता इतना महत्वपूर्ण है। क्यों? प्रोटॉन प्रवणता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवणता टूटने पर ATP का संश्लेषण होता है। अंदर के H+ कहां जाते हैं? बाहर जाते हैं, तो ATP का फॉर्मेशन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रवणता इसलिए भंग होती है क्योंकि प्रोटॉन झिल्ली में मौजूद ATP सिंथेटेज पारगमन वाहिका C0 के माध्यम से स्ट्रोमा से में गतिशील होते हैं। आपने अध्याय 12 में ATP और ATP सिंथेटेज एंजाइम के बारे में पढ़ा है और पढ़ेंगे। हम लोग ये बात करते हैं कि वहां पढ़ा जाता है इसको रेस्पिरेशन प्लांट में। आपको याद होगा कि ATP सिंथेटिस एंजाइम में दो भाग होते हैं। इसमें एक शून्य कहलाता है F0, ये रहा F0, जो झिल्लिका के अंदर स्थापित होता है। एक पारगमन झिल्लिका के चैनल की रचना करता है जो कि झिल्लिका के पार प्रोटॉन के विसरण को आगे बढ़ाता है। इसका दूसरा भाग F1 कहलाता है और यह थाइलेकोइड की बाहरी सतह स्ट्रोमा की ओर होता है। तो ये रहा F1 और ये रहा F0। इस तरह से ये ATP सिंथेटिस एंजाइम है। और थाइलेकोइड की बाहरी सतह जो स्ट्रोमा की ओर होती है पर ऊर्ध्व रूप में होता है, प्रवणता को भंजन पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण ATP सिंथेटेज के कण F1 में संरूपण परिवर्तन आता है, जिससे एक एंजाइम से प्रचुर ATP का संश्लेषण हो सके। तो यहां पर क्या बनता है भाई? ये ADP से ATP बन जाता है।
रसोपरासरण या कीमोऑस्मोसिस के लिए एक झिल्ली का, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन प्रवणता और एटीपी सिंथेसिस की आवश्यकता होती है। 4 चीज जरूरी है। प्रोटॉन को एक झिल्लिका के आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है ताकि थाइलेकोइड ल्यूमेन में प्रवणता को अथवा प्रोटॉन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। एटीपी सिंथेसिस के पास एक चैनल अथवा नलिका होती है जो झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन को विसरण का अवसर देता है। यह एटीपी सिंथेसिस एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है जो एटीपी संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। यह पूरा प्रोसेस इसके बारे में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पादित NADPH के साथ साथ ATP भी स्ट्रोमा में संपन्न होने वाले जैव संश्लेषण के तुरंत उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पादित NADPH के साथ साथ ATP भी स्ट्रोमा में संपन्न होने वाली जैव संश्लेषण मतलब डार्क रिएक्शन में तुरंत उपयोग कर लिए जाएंगे जो CO2 स्थिरीकरण व शर्करा के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मतलब लाइट रिएक्शन में बनने वाले NADPH और ATP का यूज जैव संश्लेषण मतलब डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज मतलब डार्क रिएक्शन में यूज कर लिए जाएंगे। तो अब हमारा पॉइंट आएगा क्या कि ये पढ़ाएंगे कि जो ATP NADPH2 बने इनका क्या भविष्य, कहाँ जाते हैं। देखिए इधर कहाँ उपयोग होते हैं, ये डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। डार्क रिएक्शन में किसको, CO2 को फिक्स करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। हमने पढ़ा है कि प्रकाश अभिक्रिया में उत्पाद ATP NADPH तथा ऑक्सीजन है। इनमें से ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट के बाहर विस्तृत हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जबकि ATP NADPH का उपयोग आहार अथवा शर्करा को संश्लेषित करने वाली क्रिया में होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण है मतलब डार्क रिएक्शन। यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश की पर निर्भर नहीं होती बल्कि यह प्रकाश की प्रक्रियाओं के उत्पादों अर्थात ATP और NADPH2 के अतिरिक्त CO2 जल पर भी निर्भर होती हैं। आप शायद यह आश्चर्य कर सकते हैं कि इसकी सत्यता का जांच कैसे की जा सकती है। यह बहुत ही सरल है। प्रकाश उपलब्ध ना होने पर तुरंत बाद कुछ समय के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहती है और इसके बाद बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही बंद क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं आ रही। तो सनलाइट नहीं आ रही तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो नहीं हो रही। प्रकाशिक अभिक्रिया में ATP NADPH2 नहीं बन रहे तो थोड़ी देर बाद ही क्या हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी। यदि इसके बाद पुनः प्रकाश उपलब्ध होता है तो संश्लेषण पुनः प्रारंभ हो जाता है। मतलब डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली किस पर, सनलाइट पर डिपेंड है। क्यों, सनलाइट नहीं आएगी तो डार्क रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो लाइट रिएक्शन से नहीं बनेंगे और लाइट रिएक्शन से नहीं बनेंगे तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी। देखिए इधर आइए आप देखेंगे कि जैव संश्लेषण चरणों में ATP तथा NADPH का उपयोग कैसे होता है, कहां कहां होता है। तो सबसे पहले हमने देख चुके हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ CO2 के मिलने से शर्करा उत्पादित होती हैं। यह वैज्ञानिकों की रुचि थी कि उन्होंने यह खोज की यह प्रतिक्रिया कैसे संपन्न होती है। उन्होंने इंटरेस्ट था साइंटिस्ट का जानने के लिए कि डार्क रिएक्शन कैसे होती है अथवा यह जानना कि CO2 की प्रतिक्रिया में आने से अथवा यौगिकृत होने से कौन सा पहला उत्पाद बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद लाभदायी उपयोग हेतु रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया गया। किसका, इसको जानने के लिए कि भाई वो CO2 से जो ग्लूकोज बन रहा है वो क्या है। तो इसका उपयोग किसके लिए किया गया, यह जानने के लिए किया गया कि लाभदायक प्रोडक्ट क्या है। उन्होंने रेडियो आइसोटोप का यूज किया और इस उपयोग में मेल्विन कैल्विन का कार्य सराहनीय था। उन्होंने शैवाल में रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण अध्ययन में किया जिससे ये पता लगा कि CO2 यौगिकीकरण फिक्सेशन पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल अथवा इसके साथ ही उसने संपूर्ण जैव संश्लेषण पथ की खोज की, अतः इसे कैल्विन चक्र या डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इस पहले उत्पाद का नाम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या था, PGA अम्ल अथवा संक्षेप में PGA लिखा। PGA इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं बेटा, 3 होते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है 3 कार्बन वाला इसे बोलते हैं PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वैज्ञानिकों को जानने का यह भी प्रयत्न किया कि क्या सभी पौधे CO2 यौगिकीकरण के बाद पहला उत्पाद PGA ही बनाते हैं अथवा फिर अन्य पौधों में कोई अन्य उत्पाद भी है।
बहुत सारे पौधों में व्यापक शोध किए गए जहां पर CO2 के यौगिकरण का पहला स्थायी उत्पाद पुनः कार्बनिक अम्ल था, जिनमें कार्बन के परमाणु 4 थे। तो यहां से उन्होंने देखा कि यार कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, 4 कार्बन वाला। यह अम्ल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था, OAA था अथवा OA था। तब से प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के स्वांगीकरण को दो मुख्य विधियों से बनाया गया, जिनमें पौधे CO2 का यौगिकरण का पहला उत्पाद C3 था तथा उसे C3 पथ, और जिनमें पहला उत्पाद C4 था उन्हें C4 पथ कहते हैं। इन दोनों समूहों के पौधों में कुछ अन्य अभिलक्षण भी थे जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। क्या थे बेटा? इनमें लक्षण ये थे कि जो C3 पाथवे चलाते हैं वो C3 प्लांट होते हैं, और जो C4 पाथवे चलाते हैं वो C4 प्लांट होते हैं। लेकिन C3 प्लांट स्पेशली मोनोकोट नहीं डाइकोट होते हैं, और C4 प्लांट मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं, मोनोकोट प्लांट होते हैं। उनकी लीफ की एनाटॉमी थोड़ी सी डिफरेंट होती है C3 प्लांट से। तो यहाँ पर हमने ATP देख लिया कैसे बनता है, और फिर ATP बनने के बाद में हमने देख लिया ATP और ADP2 का यूज कैसे होता है। यूज करने के बेसिस पर हमने ये देख लिया कि वो CO2 को फिक्स भी कर रहे हैं, और CO2 को फिक्स करने के बाद में फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला बना रहे हैं या 4 कार्बन वाला बना रहे हैं। उसके बेसिस पर हम C3 और C4 प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं CO2 का प्राथमिक ग्राही, कि CO2 को रिसीव कौन करता है सबसे पहले, कौन से पाथ में, CO2 का प्राथमिक ग्राही। आइए अब हम अपने आप से एक प्रश्न पूछें जिसे कि उन वैज्ञानिकों द्वारा पूछा गया था जो अप्रकाशिक अभिक्रिया को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस अणु में कितने परमाणु, कार्बन परमाणु हैं जो CO2 ग्राही को ग्राह्य करने के बाद 3 कार्बन यौगिक अर्थात PGA बनाता है। मतलब CO2 में तो एक ही कार्बन था, तो CO2 में तो एक कार्बन था और प्रोडक्ट बन गया हमारे पास में 3 कार्बन वाला। उनका भेजा ये सरका कि यार बाकी के 2 कार्बन किसने दिए, कौन था, तो वो हमें यहां पता चलेगा। अध्ययनों से पता लगा कि ग्राही अणु एक 5 कार्बन वाला कीटोज शुगर यह था राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RUBP था। क्योंकि CO2 में तो एक कार्बन है और प्रोडक्ट बन रहा है 3 कार्बन वाला, तो ये 2 कहां से आए, तो पता चला कि 5 कार्बन वाला प्रोडक्ट RUBP है जो CO2 को बाइंड कर रहा है। इस संभावना के बारे में सोचा था। परेशान मत होइए, वैज्ञानिकों को भी इसे जानने में बहुत समय लगा था, और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत सारे प्रयोग किए गए थे। उन्हें यह भी यकीन था कि चूंकि पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला था अतः प्राथमिक ग्राही 2 कार्बन कंपाउंड तो होगा ही होगा। उन्होंने पहले 2 कार्बन कंपाउंड को पहचानने के लिए कई वर्ष तक प्रयत्न किए। अंततः उन्हें 5 कार्बन वाले RUBP की खोज करने में सफलता प्राप्त की। उनके माइंड में ये चल रहा था कि यार 2 कार्बन वाला कोई आया होगा और एक CO2 से मिल गया तो 3 कार्बन प्रोडक्ट बन गया, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ पर तो 5 कार्बन वाला कोई आया था जो CO2 के साथ में जुड़ गया और क्या बनाया, एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड। अब बाद में चलेगा कि 3 कार्बन वाले भी 2 बनते हैं। देखिए इधर, तो अब हम पढ़ेंगे केल्विन चक्र के बारे में। केल्विन तथा उसके सहकर्मियों ने संपूर्ण पथ का पता लगाया और बताया कि यह पथ एक चक्रीय क्रम में संचालित होता है जिसमें RUBP पुनः उत्पादित होता है। आइए अब हम यह देखें कि केल्विन पथ कैसे संचालित होता है और शर्करा कहां पर संश्लेषित होती हैं। शुरू में ही हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि केल्विन चक्र उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सभी पौधों में होता है केल्विन चक्र जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें चाहे C3 अथवा C4 पाथवे या कोई अन्य हो, सभी प्रकाश संश्लेषण में ये केल्विन पथ तो चलता ही चलता है। केल्विन चक्र को आसानी से समझने के लिए इसको 3 चरणों में कार्बोक्सिलीकरण, जिसको हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन में वर्णन करते हैं। 3 स्टेप में होता है बेटा, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कैसे होता है देखिए साइकिल में। केल्विन चक्र की व्यवस्था निम्न अवस्थाओं में की जा सकती है। पहली है कार्बोक्सिलीकरण, रिडक्शन और पुनर्चक्रण। कैसे?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो वातावरण से कौन सी गैस आ रही है बेटा, CO2 आ रही है, और ये CO2 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ में फिक्स हो रही है, लेकिन किसके प्रेजेंट में, रूबिस्को एंजाइम इसको करवाता है। रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में ये बनाता है, कार्बोक्सिलेशन करता है और 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरेट या PGA बनाता है। क्या बनाता है बेटा, PGA बनाता है। और ये PGA क्या है, एसिड है। इस एसिड को किसमें कन्वर्ट करना होता है, इसका अपचयन होता है। किसमें अपचयन होता है बेटा, ये कन्वर्ट होता है PGA कन्वर्ट होता है PGAL में, एल्डिहाइड में। एसिड कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, तो यहाँ अपचयन होता है। अपचयन में ATP और NADPH का यूज होता है, और ये ADP और NADPH बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड होते हैं, क्योंकि यहाँ 1 और ये 5, टोटल 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर वापस से 1/6 कार्बन निकल जाता है और 5 कार्बन वापस से इधर आ जाते हैं, तो वापस से हमारे पास में 5 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाता है। तो एक साइकिल में 1/6 कार्बन निकल रहा है, तो 6 बार में पूरा एक C6H12O6 ग्लूकोज बन जाता है। एक एक कार्बन हर बार निकलेगा तो पूरा एक क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। और इधर वापस से क्या खर्च हो रहा है, ATP खर्च हो रहा है और ADP बन रहा है। तो ये हमारे पास में 3 स्टेप है। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन है, सेकंड अपचयन है, और तीसरी कौन सी है, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए इधर पहला है कार्बोक्सिलीकरण। CO2 के यौगिकरण से एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण है, जहां RuBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। जहां पर RuBP के कार्बोक्सिलीकरण के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया एंजाइम RuBP कार्बोक्सिलेज के द्वारा उत्पादित होती है। RuBP कार्बोक्सिलेज रूबिस्को एक तरह से, जिसके द्वारा परिणाम स्वरूप 3PGA के 2 अणु बनते हैं। क्योंकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीकरण क्षमता भी होती है, अतः यह ज्यादा उचित है कि हम इस एंजाइम को RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज अथवा रूबिस्को कहें। इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ लेना। रूबिस्को को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूबिस्को को ही हम लोग बोलते हैं RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसमें दोनों क्षमता होती हैं, या तो ये CO2 को जोड़ लें या फिर किसको जोड़ लें, या तो ये CO2 को जोड़ लें या फिर किसको, ऑक्सीजन को जोड़ लें। RuBP कार्बोक्सिलेज है ना, ऑक्सीजनेज। अब सेकेंड स्टेप हम पढ़ते हैं इसमें, रिडक्शन या अपचयन। यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है, और इस चरण में प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरण हेतु ATP के 2 अणुओं का उपयोग फॉस्फोराइलेशन के लिए अथवा NADPH के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन हेतु होता है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद देना कि इस चरण में प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरीकरण हेतु तो 2 ATP का उपयोग हो रहा है फॉस्फोराइलेशन के लिए, और NADPH के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन के लिए होता है। पथ से ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए CO2 के 6 अणुओं की यौगिकरण अथवा चक्रों की आवश्यकता होती है। पूरा एक ग्लूकोज बनाना है तो इस साइकिल को 6 बार चलना पड़ेगा। रीजनरेशन, देखिए रीजनरेशन, यदि चक्र को बिना बाधा के जारी रखना है तो CO2 ग्राही अणु RuBP का पुनरुत्पादन या पुनरुद्भवन आवश्यक है, और पुनरुद्भवन के चरण में RuBP का गठन हेतु फॉस्फोराइलेशन के लिए एक ATP की आवश्यकता होती है। मतलब वापस से क्या होगा, एक ATP रिक्वायर्ड होगा। इसलिए केल्विन चक्र में CO2 के प्रत्येक अणु को प्रवेश के लिए ATP के 3 अणु और NADPH2 के 2 अणुओं का उपयोग होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया में उपयोग होने वाले ATP और NADPH की संख्या में यह अंतर ही चक्रीय फास्फोरीकरण को संपन्न करने का कारण है। अब ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए इस चक्र में 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। देखिए, यदि हमने 6 CO2 भेजे
और बाहर एक ग्लूकोज बनेगा, तो 18 ATP की रिक्वायरमेंट होगी और 18 ADP बनेंगे। और यहाँ पर कितने 12, क्योंकि यहाँ पर 3 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट थी, तो बनेंगे यहाँ पर 12 NADPH। तो यहां तक हमने किसके बारे में पढ़ा है, डार्क रिएक्शन के बारे में। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें पढ़ेंगे कौन सा वाला पार्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे C4 प्लांट के बारे में और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। थैंक यू सो मच।